नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 मैथ के हर एक टॉपिक से जो प्रश्न ट्रेंड में हैं सभी टॉपिक को मैंने कवर किया है यहाँ पर। यहाँ पे जो है 3 वीडियो हमने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं, लगभग 10 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। इसके अलावा ये चौथा वीडियो है जिसमें आज हम HCF, LCM, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, विभाजन और महाजनी बट्टे इतने टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, एक वीडियो आई होप और आएगा तो पाँच वीडियो मिला के आपके संपूर्ण मैथ का एक क्रैश कोर्स के जैसे जो है हो जाएगा। जो बच्चे की मैथ थोड़े वीक है उनके लिए ये एकदम रामबाण साबित होगा। इससे बाहर आपके ग्रुप डी में कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आपने वो 5 वीडियो देख लिया, अभी तो 3 अपलोड है, एक ये चौथा है, एक और आएगा। अगर वो 5 वीडियो आपने अच्छे से देख के समझ लिया तो आपको ग्रुप डी के अंदर तकलीफ नहीं होने वाले मैथ के सिलेबस में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा HCF LCF जो है टॉपिक है वहाँ से रहेगा। यहाँ पे है 252 और 595 का HCF। तो एक HCF क्या होता है, ये तो बचपन वाली तरीके हैं। 595 में 252 से भाग दो, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 5 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, फिर इसको घटाए तो ये हो गया हमारा 91, 91 में फिर 252 को भाग दो। इससे करते करते जो भी लास्ट में पूरी तरीके से कट जाए आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा बचपन की तरीके। इसी प्रकार LCM वाला है 220, 115। इसकी इस प्रकार से हम LCM लेते हैं कि किससे लगेगा, तो 5 से दिख रहा है लगेगा तो ऐसे लेते हैं, और लास्ट में जब कटने लायक नहीं बचते हैं तो इन सभी को गुना कर देते हैं। ये तो LCM बचपन वाली तरीके। यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर ये वाली तरीका बिल्कुल फॉलो नहीं करना है कि 595 में 252 को भाग दे दे के देख रहे हैं और इतना लंबा पूरे रफ सीट भर रहे हैं और 5 मिनट टाइम खा रहे हैं और अगले हिसाब तक पहुंचने की जो है बाधा पैदा कर रहे हैं उसमें। तो ऐसा नहीं करना है आपको। मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7, 9, मान लीजिए कि 5 भी दिया गया है, मान लीजिए कि 17 भी दिया गया है, कुछ ऐसा दिया गया है। तो आपको मैं बनाने की तरीका समझा रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ। आप बनाना तो हमसे बेहतर जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है इससे इसको काटना है। जैसे मैं 700 पहला ऑप्शन काट रहा हूँ तो 7 7 या 21 और आपका जो है 4 बचेगा, 4 पे 2 42, 36 से कट जा रहा है। यानी कटने से मतलब है रिजल्ट कितना भी आए, कट गया 7 से ये भी कट रहा है क्या, 7 8 56 और 3 पर 5 35, 7 से कट रहा है। अब 9 से काट के देखूंगा, 9 दूना 18, 7 पर 2 72, है ना। तो 8 7, हाँ ये तो कट रहा है 9 से, और ये कट रहा है क्या 9 से, तो 9 7 63 होता है, तो 9 छक्के 54 और 5 पर 5 55, तो नहीं कट रहा है। 5 से ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 17 से ये कटेगा क्या, 17, 8 पर 2 82, नहीं कट रहा है। तो हमारा 7 आंसर है। आपका यही अप्रोच होना चाहिए एग्जाम के अंदर कि भाई कौन सी कट रही है। HCF क्या होता है, जितने भी दी गई संख्या है सभी को विभाजित करेगा HCF, चाहे वो LCM हो, संख्या का जोड़ हो, संख्या का घटाव हो, संख्या का गुना हो, सभी को विभाजित करता है। तो हम क्यों निकालें, क्यों इतना बड़ा लाइन खींचे, है ना। तो हम विभाजन करके देख लेंगे कि कौन कट रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमारा इस प्रकार के फॉर्म में रहता है कि भाई जो आपका जो है बट्टा में दिया रहता है, यहाँ पे दिया गया है 7/9, 14/15, 7/10। इसमें बड़ा और छोटा पहचानने का तरीका मैंने दूसरे वीडियो में बता दिया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए या सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर बताइए। तो ये मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है, आप देख लीजिएगा। क्रॉस विधि से, एक तो होता है काट विधि से होता है, लेकिन काट में टाइम लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस चीज का जो चीज पूछ रहा है बट्टा का, यहाँ पे HCF पूछ रहा है तो 7/9 है, 14/15 है और 7/10 है। तो जिसका जो चीज पूछेगा अंश का वही निकालना है और हर का जो है अपोजिट निकालना है। तो हर का अपोजिट क्या होगा, LCM निकालना है HCF का, ठीक है, और अंश का HCF निकालना है। तो 7, 14 और 7 का HCF कितना होगा, अंश का HCF निकालना है जो पूछा गया है, तो 7 होगा, और नीचे का LCM निकालना है। तो 9 और 15 और 10 का LCM कितना होगा, तो बड़का जो है उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर दूसरी विधि है, ठीक है। जैसे 3 तिहाई के 9, तो इसमें 3 बचा, इसमें 5 बचा, इधर 10 बचा ही अभी। अब 5 से लग जाएगा तो 5 और 3 दूनी के 6, तो 6 पंचे 30, 30 90, इसका LCM हो जाएगा। या फिर बड़ा संख्या का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 15 दूना 30, 45, 60, 75, 90, 90 से सब कट गए तो हो गया आपका 90 LCM। तो 7/90,
क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है इसका HCF है 7/90। एक बार और समझिए कि जो चीज पूछा गया वो अंश का निकालेंगे। अंश मतलब ऊपर वाला, जैसे x और y मैं लिख लूँ x भिन्न के रूप में, तो x अंश है y हर है, तो y का मैं LCM निकालूंगा और x का मैं HCF निकालूंगा अगर HCF पूछा गया है। अगर LCM ही पूछा जाता और तब इस प्रकार का भिन्न होता तो x का मैं LCM निकालता और y का मैं HCF निकालता। ध्यान रहे एक चीज कि जब मान लीजिए कि 5/15 भिन्न दे दिया है तो इसको डायरेक्ट आपको नहीं कर देना जैसे अभी मैंने किया, क्योंकि ये कट रहा है। 1/3 हो जाएगा तब कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यानी भिन्न जितना छोटा हो सके काट के उतना पहले कर लेना है, कहने का मतलब ये है। यहाँ पे 7/9 तो कटेंगे नहीं, 14/15 तो कटेंगे नहीं, 7/10 कटेंगे नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया। अगर कटना वाला हो तो पहले काट लीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे मैंने एलसीएम से भी रख लिया है, भिन्नों का एलसीएम। तो 1/3 है, 2/9 है। धीरे धीरे चलेंगे, हार्ड के तरफ भी चलेंगे। शुरू से पहले शुरुआत तो कीजिए। 2/9, 5/6, 4/27 है ना, इस प्रकार से। तो एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा आपका एलसीएम। और नीचे वाले का एचसीएफ, तो नीचे वाले का एचसीएफ मुझे 3 दिख रहा है, तो 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब एचसीएफ मैंने तभी बताया था ना, अनुमान विधि। पहला सवाल याद कीजिए, कैसे एचसीएफ 3 निकला। अब 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, मतलब एचसीएफ सभी को विभाजित करता है। इसलिए मैंने बोला था कि बड़ी आंकड़ा का भी आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 2310 तथा महत्तम समावर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? पहले सूत्र लिख लीजिए। पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, यहाँ से कई प्रकार के सवाल बनेंगे। जैसे एक बार में आपका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे देगा, एक बार में एचसीएफ देगा और एलसीएम का एलसीएम दे देगा और बोलेगा एचसीएफ एलसीएम का 1/12 है। कुछ भी बोल सकता है, आगे प्रश्न आएगा ऐसा। तो यहाँ पे आपको इसी सूत्र में रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे 2310 दे रहा है आपको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है ना। हाँ, महत्तम समावर्तक नहीं, दो संख्याओं का लघुत्तम दे रखा है 2310 और आपका गुणनफल महत्तम दे रखा है 30। तो लघुत्तम गुने महत्तम हो गया। गुने पहली संख्या कितना है? 210 और दूसरी संख्या मुझे सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 7 के 21 कट गया, 7 से इसको काट देते हैं। 7 तिया 21, 2 पर 1 21, तो 7 तिया 21, तो 330 आपका दूसरा संख्या हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी का भला हो जाए। इससे बढ़िया पुण्य और कोई नहीं हो सकता। एक प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है तथा लघुत्तम समावर्तक 315 है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ है। अब लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल है। अब दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या है ना, अटपटा नहीं जाना है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, तो 4725 हो गया आपका। इसके बाद 4725 बराबर, ये दोनों संख्या का गुणनफल हो गया, बराबर 315 लघुत्तम समावर्तक है। मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है, नहीं निकाल लीजिएगा। चलते हैं आगे, कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है तथा उसका जो है लघुत्तम समावर्तक 150 है। तो इस संख्या में अटपटाना नहीं है। यहीं पर अगर एचसीएफ होता, ठीक है, अगर एचसीएफ होता कि दो संख्या का अनुपात एचसीएफ है, तो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे एलसीएम है तो 2x, मन में मानिए, करना नहीं है एग्जाम के अंदर आपको। 3x सिखाने के लिए बता रहा हूँ, 2x। इन दोनों का अगर बच्चा वाला विधि से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 6x होगा। x से लग जाएगा ना भाई, तो 6x का वैल्यू कितना है? 150। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। तो संख्या कितना निकला आपका? एगो निकला 50 और एगो निकला कितना? 75। तो दोनों संख्या आपके सामने है। 50 और 75 का जो है एलसीएम आपका 150 होगा और 2 और 3 अनुपात में भी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बच्चा वाला तरीका से समझिए, 2 और 3 के अनुपात में संख्या है, 150 एलसीएम है। तो इस पे एक एक्स रखिए, अनुपातिक वैल्यू, रियल वैल्यू तो है नहीं। तो 2x और 3x का एलसीएम लेंगे तो x से लगा देंगे, तो 2 और 3 मरतबे कर जाएगा ना। इनको पूरा गुना करते हैं तो 3 गुना के 6x, 6x का वैल्यू 150 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो एगो संख्या कितना हो जाएगा? 50 है। एगो संख्या कितना हो जाएगा? 75। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 15-11 है। यदि महत्तम समावर्तक 13 है तो संख्याएं क्या है? अब जब भी महत्तम समावर्तक रहे ना तो इनको सीधे सीधे गुना कीजिए। 15 और 13 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 13
को गुना कर लिए तो एगो संख्या हो गया, और दूसरी संख्या 11 गुने 13 कर लिए तो ये दूसरी संख्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही मैं इससे पिछले वाले सवाल में बताना चाह रहा था कि जब महत्तम समावर्तक रहेगा तब ऐसा कोई झंझट नहीं है, आपको सीधा सीधा गुना कर देना है। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है मैं पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कि 35 और 21 का महत्तम निकालते हैं तो क्या निकलता है आपका 7 निकलता है, क्योंकि 7 जो है जो दोनों में इंक्लूड है। तो इसमें कितना बचा 5 बचा, और इसमें कितना बचा 3 बचा, तो 5:3 में है ये संख्या, और महत्तम HCF 7 है ना। तो 7 पंचे 35, 7 के 21 हो गया, तो वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे उनाएंगे नहीं, एग्जाम में मिला नहीं कि हम महत्तम से उसको गुना किए डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको 15 गुने 13 और 11 गुने 13 करना है, दोनों संख्या आपका निकल गया अगर महत्तम का केस है। लघुत्तम का केस है तो आपको करना पड़ेगा, जैसे जैसे पिछले 6 यूनिट की वैल्यू 3 गुना गुना कर दी दोनों को, इतना यूनिट की वैल्यू जो है इतना है 150 था, तो 1 यूनिट का 25 आ गया था, तो आ गया था वैल्यू, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम डायरेक्ट गुना करते हैं, तो 13 गुने 15 करेंगे तो 15 दाहिन के कितना होता है 150, 15 त्याग 45 कितना होता है 195 हो जाएगा। इसके बाद 13 गुने 11 करेंगे 130 है, 13 143 हो जाएगा। तो यही वो दो संख्या है जिनका HCF आपका 13 है और 15 और 11 के अनुपात में भी है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। अब HCF का 12 गुना है आपका LCM, ठीक है। LCM जो है HCF का 12 गुना है, ठीक है। और लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का योगफल 403 है, और HCF और LCM का योग जो है ना, LCM प्लस HCF का जो योग है ना, ये आपका कितना है 403 है। तो एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी सवाल नहीं है, ठीक है। तो आपको मान लेते हैं कि HCF x है, LCM कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। HCF आपने कितना माना x माना, तो LCM गुने HCF तो 12x गुने x कर लेंगे बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना। तो 93 गुने दूसरी संख्या में निकालना है। अब एक क्लू और आपको दिया है कि दोनों का योग आपका 403 है, तो 12x को जोड़ेंगे, यानी LCM को और HCF को जोड़ आपको दे दिया है कितना 403। तो 12 और 1 13 यूनिट का वैल्यू है 403, तो 13 और 13 को कितना से काटेंगे तो 13 यूनिट का 403, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 13 तिया 39 31 हो जाएगा। अब आपका संख्या HCF और LCM निकल चुका है, तो 12 गुने 31 आपका LCM है और 31 आपका HCF है, ठीक है। ये आपका निकल चुका है क्योंकि x का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। अब आपका एक संख्या 93 है तो दूसरा संख्या नहीं निकाल लीजिएगा, मान लीजिए कि दूसरा संख्या x है, तो 93 को 3 से गुना करेंगे और 3 चौका 12 से गुना करेंगे तो 120 है 4 124 आपका आंसर हो जाएगा। 124 आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, LCM HCF का 12 गुना है, तो HCF मैंने x माना तो LCM 12x हो गया। दोनों का योग दे रखा है आपका कितना 403, 13 यूनिट की वैल्यू 403, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 31 आ गया, काट के देखिएगा, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 31 आ गया। अब सूत्र क्या होता है LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो HCF आ गया 31 क्योंकि x माने हो, और LCM कितना हो जाएगा 31 गुने 12 बराबर एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या नहीं निकाल लीजिएगा सेकेंड नंबर, तो यही मैं निकाला था, तो आपका जो है 124 आ गया था। चलते हैं आगे, दो बार समझाते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। जहां समझ में आए थोड़ा रोक लीजिए, आवाज कम कर लीजिए। दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, व्युत्क्रम वाला जो है द्विघात समीकरण में भी व्युत्क्रम पूछा जा रहा है और यहाँ भी पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर का सूत्र आना चाहिए, तो मैं पहले यही चर्च कर लेता हूँ। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका भैया, a² + b² + 2ab, और माइनस वाले का क्या होता है a² + b² ही होता है, लेकिन -2ab होता है। इतना से आपका ये व्युत्क्रम वाला काम चल जाएगा। और याद रखिएगा, जो मैंने अलजेब्रा में x + 1/x बराबर समथिंग, तो x³ या x² + 1/x² का मान जो बताया है, ये जरूर याद रखिएगा, काफी ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपका एक संपूर्ण रिजल्ट चाहता हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। आपकी रिजल्ट हो जाए, यही हमारी जो है सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, है ना। दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल आपका 35 है। अब दे रखा है आपका x + y का वैल्यू 12 और xy का वैल्यू कितना दे रखा है भाई 35 दे रखा है। अब तो मुझे इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि एक संख्या 7 है दूसरा 5 है, 7 है 5 है, तब तो मैं इसमें कुछ भी ना करूं, है ना। व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, तो एक 1/x तो नीचे में xy हो जाएगा,
हाँ, एक लड़का कल कमेंट किया है कि जब मैं द्विघात समीकरण में व्युत्क्रमों का योग बता रहा था तो उन्होंने जो भी हो भाई साहब सुन लीजिए, ये बोल रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आया। तो भैया ये यहाँ से आया था, 1/अल्फा किए थे, यहाँ बाई एक्स है, मान लीजिए अल्फा था वहाँ, और यहाँ पर वाई है, वहाँ पर बीटा था, दो मूल, ठीक है। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स वाई को एक्स से भाग देंगे तो वाई बचेगा ना, है ना। एक्स वाई को वाई एक्स से भाग दे देंगे तो कितना मर्तबा लगेगा, वाई मर्तबे लगेगा, और फिर इधर कितना मर्तबे लगेगा आपका, एक्स मर्तबे लगेगा, तो एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स वाई हो गया। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाले थे हम, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया था। तो यहाँ एलसीएम की ही वहाँ पर भी जिक्र किया था हमने, एलसीएम लिया था, और इसीलिए ऊपर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे में एक्स वाई हुआ था। तो हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया था, क्योंकि हमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान पता था द्विघात समीकरण से। तो वहाँ की बात हो गई। यहाँ पर फिलहाल क्या है, आपको दोनों का व्युत्क्रमणों का योग पूछ रहा है, तो 1/x है ना, और 1/y कर लिया तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई हो गया। अब ऊपर में कितना 12 है और नीचे में कितना 35 है, तो कितना कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है। तो 12/35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी मुझे दिख रहा था कि भाई आप समीकरण को भी संतुष्ट कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 12 है और एक्स वाई बराबर कितना है 35 है। तो हमको एक 7 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए। तो दोनों में ऊपर में तो योग ही आने वाला है, तो योग आने वाला है तो आपका 12 ही आएगा, और नीचे में गुणन आने वाला है तो 35 आने वाला। ये कहाँ से आया था, तो 1/x प्लस 1/y को जब हम जोड़े थे, व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है, व्युत्क्रमों के वर्गों का योगफल पूछता तो मामला गंभीर होता था थोड़ा, ठीक है, मामला थोड़ा सा गंभीर होता था, लेकिन उसमें भी कोई गंभीर नहीं होता। चलिए करके देखते हैं। व्युत्क्रमों के वर्गों का योगफल अगर पूछे तो 1/x स्क्वायर होगा, और वो ये 1/y स्क्वायर होगा, है यही होगा ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका जो एलसीएम हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए द्विघात समीकरण वाला फॉर्म में आ चुका है भैया, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझा कि जो उनका डाउट है क्लियर हो जाए, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो नीचे में एक्स वाई का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, और एक्स वाई का वैल्यू आपका 35 है ना। तो 35 का स्क्वायर नीचे में कर देंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक्स प्लस वाई का मान तो पता है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे। एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर लिख देंगे तो इतना ही चीज लिखे, लेकिन 2 बार 2xy ज्यादा लिख दिए तो माइनस 2xy कर देंगे, तो यही चीज ऊपर में हो गया, और नीचे में एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो यही चीज करना था, ये व्युत्क्रमणों वर्गों के व्युत्क्रमण हो जाएगा। जैसे बहरहाल यहाँ पे तो व्युत्क्रम खाली पूछा था, मैंने पहले बता दिया था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे कि 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब विभाजन के नियम में हम चलेंगे, एचसीएफ एलसीएम हमारा लगभग खत्म हो गया, ठीक है। 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। तो इसमें देखेंगे कि 6 से कौन सा विभाजित होता है, 6 से काटेंगे डायरेक्ट, 6 से काटेंगे तो 6 1 6 4 पर 0 40, 2 गो और होता, मतलब 2 और होता तो पूरा कर जाता, मतलब मेरा पहला संख्या जो निकला ये 102 हो गया। सबसे छोटी संख्या जो होगा जो 6 से कटेगा ये 102 होगा, और सबसे बड़ी संख्या जो 6 से होगा ये भी देख लेते हैं। 6 1 6, 3 बचा, 3 पर 9 39, 6 36, 3 पर 9 39, 6 36, है ना। तो हमको जो है 3 शेष बच रहा है, मतलब 996 सबसे बड़ी संख्या होगा जो हमारा 6 से विभाजित होगा। अब बोल रहा है कि एक पहला तो हो गया सबसे छोटा वाला 102, और सबसे बड़का हो गया 996 जो 6 से विभाजित होगा। बोल रहा है कि कितनी संख्या है कि 6 से विभाजित होगा, तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो लास्ट टर्म क्या है 996, और फर्स्ट टर्म क्या है 102, तो 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 0 गया तो 9, और 9 में से 1 गया तो 8, अब बट्टा बीच का डिफरेंस, तो बीच का डिफरेंस कितना होगा, 6 से विभाजित है ना, तो 6 डिफरेंस होगा भाई, एगो 6 कटेगा, फिर 12 कटेगा, फिर 18 कटेगा, इस प्रकार से होगा ना, तो 6 डिफरेंस होगा। अब प्लस 1 करेंगे तो इतना ही संख्या हमारा जो है 3 अंक की होगी जो 6 से डिवाइडेबल होगी। तो यहाँ पे हम काट दे रहे हैं, 6 1 6, 2 पर 9 29, 6 चौका 24, 5 पर 4 54, 9 6 54, और एक 150 संख्या जो है हमारा 3 अंकों का होगा। तो पहला होगा 102, अब सबसे बड़ा होगा 996। इन टोटल संख्या जो होगा यहाँ से यहाँ तक 6 के गैप में ये हमारा 150 संख्या होगा। ये कैसे निकाले हम कि एपी में, चलिए थोड़ा एपी का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए 2 4 6 8 और यहाँ से 20 तक लिख दिए डायरेक्ट, 2 के डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा कितना संख्या है 20 तक, करके देखिएगा। तो क्या करते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टा डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2 का, और प्लस 1, तो इतना ही संख्या होगा, करके देखिएगा, ठीक है। तो 20 में से 2 गया तो 18, 18 बट्टा 2 तो कितना हो गया 9, और प्लस 1 तो कितना 10 गो संख्या होगा, 2 से 20 तक लिखेंगे अगर 2 का डिफरेंस में, तो ठीक है। तो ऐसे ही मैं वहां पे निकाल दिया था कि भाई पहला 102 हुआ था, लास्ट में 996 हुआ था, और बीच का डिफरेंस हमारा 6 होगा, क्योंकि 6 से डिवाइडेबल बोल रहा है।
है, तो इसी +1 कर लेंगे। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा बीच का डिफरेंस +1। चलते हैं आगे। एक प्रश्न, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मैंने बताया था जब ऐसे प्रश्न आ जाए आपको तो कुछ नहीं करना है, जो शेष बचे ना उसी में फिर से भाग दे देना है। तो 29 में हम 8 से भाग दे देंगे, 8 चौका 32 होता है, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, आपका 5 शेष बच जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर संख्या के वर्गों का बोले, इसी हिसाब में वो मान लेते हैं कि बोले कि भाई 56 से भाग देने पर 29 बचता है, उसी संख्या के वर्गों को 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो इसी का वर्ग कर लीजिएगा, इसी शेष का वर्ग कर लीजिएगा। 29 गुने 29 को 8 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न जो काफी ट्रेंडिंग और काफी सब दिन पूछा गया, और मैं बार बार बताता रहा कि भाई मध्यानुपाती जो होती है आपका 2 ही अंक होता है, ए और बी के फॉर्म में होता है मध्यानुपाती के अंक। तीसरा कोई अंक आपको दिखेगा नहीं सवाल में। तो जब भी आपको 2 अंक दिखे तो मध्यानुपाती को क्या करना है, एक रूट ऐसा बनाना है और दोनों को रूट के अंदर डाल के गुना कर देना है, और जो रिजल्ट आएगा आपका आंसर होगा। फिलहाल यहाँ पे 4 तिहाई 12 और 4 दूने की 8, इसको मैं तोड़ दिया, 4 रूट से बाहर निकला, 4 रूट 6 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब रूट से नहीं निकल रहा तो हमारी क्या गलती, हमने ट्रेंडम लिया है आपका आंकड़ा, वहां पे जो आंकड़ा रहेगा कभी कभी निकलेगा, कभी कभी नहीं निकलेगा, कभी कभी दशमलव में रहेगा। दशमलव में रहेगा तो क्या करोगे, मान लो कि यहाँ पर यहीं पर मान लो कि यहाँ पे ये 0.12 है और ये 0.08 है, तो कैसे करते, तो पहले मैं 12 और 8 तो लिख ही लेता अंदर में, उसके बाद मैं इस दशमलव को पहले बैलेंस करने को सोचता। तो 0.12 को हटाने के लिए मुझे 1 पे 2 को 0 नीचे डालना पड़ेगा, और 0.08 को हटाने के लिए मुझे 1 पे 2 को 0 और नीचे डालना पड़ेगा। अब 4 को 0 नीचे है तो 2 को 0 बाहर निकलेगा, और ऊपर में कितना निकला था 4 रूट 6, तो ये क्या हो जाएगा 25। तो रूट 6 बटा 25 हमारा आंसर हो जाता है इस केस में। ठीक है, तो कोई भी कुछ भी पूछे आपको पीछे नहीं हटना है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे, तृतीयानुपाती इसी का भाई है। तृतीयानुपाती में हमने क्या बताया है कि मध्यानुपाती में दोनों को रूट में घुसाते थे, तृतीयानुपाती में रूट में नहीं घुसाना, इसमें रूट में भी नहीं घुसाना, इस तो और इजी है। तृतीयानुपाती में क्या होता है कि जो बी होता है ना दूसरे स्थान पे लिखा हुआ, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो जो बी रहता है ना उसका स्क्वायर करना और ए से भाग देना है। तो आपको अभी इस यहाँ पे क्या करना है, 8 गुने 8 करना है, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना भाई, और 12 से भाग देना है, तो है ना 4 तिहाई के 12, 4 दूनी के 8, यानी कि कितना हो गया 16/3 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक आप इसका सबसे बड़ा भाई छोटा भाई जो है ये है आपका कौन है, चतुर्थानुपाती। इसमें तो और कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है a बाय बी, और समानुपात का साइन हटाते हैं तो बराबर आता है 7/x, यही कर देना है, x की वैल्यू निकल जाएगा। कहने का मतलब है a बाय बी बराबर c बाय डी करना है आपका जो है चतुर्थानुपात में। ठीक है, तो आपका तीनों अनुपात क्लियर हो गया, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। ठीक है, एक प्रश्न आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, a और b का रेशियो कुछ है, b और c का रेशियो कुछ है, फिर आपका a b c या a c या फिर b c कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर a प्लस b, b माइनस c पूछ सकता है। तो हम अपने पास अगर a b और c का अलग अलग वैल्यू ऑथेंटिक वाला आ जाए तो हम कोई भी संक्रिया कर सकते हैं। तो इसमें कई तरीके हैं, एक तरीके मैं पहला बताता हूं जो आज तक आप करते आए होंगे, ए बी बराबर 3:4 है और आपका क्या है बी सी बराबर कितना है 8:9 है। तो हम देखते हैं कि कौन सी संख्या का रिपीटिशन है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी का रिपीटिशन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बी का जो है रिपीटिशन हो रहा है नीचे वाले लाइन में भी। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 4 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। और अगर ये आप 2 से नहीं समझ रहे हैं तो इसको 8 से गुना कीजिए, इसको 4 से गुना कीजिए, बात बराबर ही आएगा। ठीक है, सिर्फ बैलेंस करना हमारा जो है मतलब पहला कर्तव्य होता है। तो हम यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा ना जी, हमें बैलेंस करना है। और नहीं अगर आपको इतना मतलब ये समझ में लग रहा है 2 कैसे आ गया, तो भाई इसके ये वाला जो अंक है इससे इसको गुना कीजिए और ये वाला अंक से इस लाइन को गुना कीजिए। तो हम 8 से ऊपर वाले को 4 से नीचे वाले गुना करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारा बैलेंस करना काम रहता है तो हम नहीं गुना करेंगे। ठीक है, हम 2 से गुना कर लिए। ठीक है, तो हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया, ए बी सी, ए का वैल्यू कितना आ गया 3 दूनी के 6 और 4 दूनी के 8, और यहां पर तो हम गुना किए ही नहीं तो 9। ठीक है, तो 6 8 9 हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। कितना है 6 8 9 हमारा राइट आंसर है। अब मैं बताऊं दूसरी तरीका। ठीक है, ये तो हो गई पहली तरीका। दूसरी तरीका क्या है हमारा ए और बी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे छोटा आंकड़ा है तो आपको दिख रहा है, कहीं कहीं बड़ा आंकड़ा रहेगा दिखेगा नहीं 3 4, और यहाँ पे है आपका बी सी 8 9। हमने कहा कि भाई ए की कहीं रिपीटिशन है क्या, नहीं है, नीचे वाले लाइन में ए है क्या, नहीं है, तो हम सीधे सीधे इसको गुना कर दिया 8 त्रिक 24। फिर हम बी के पास पहुंचे, नीचे वाले में बी है क्या, हाँ है भाई है ही है, तो 8 चौका 32। फिर हम सी के पास पहुंचे, ऊपर वाले से सीधे नीचे गुना करेंगे, सी कहीं है क्या, तो नहीं है, एक ही है, तो हम 9 चौका 36, इसको काटेंगे तो वही चीज आ जाएगा 6 चौका 24, 8 चौका 32, 9 चौका 36। यही आया था ना भाई, यही आया था ना, तो यही आ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं, आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे,
इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि a/3 b/4 c/5 और ये सभी के बीच में बराबर का साइन, तो आपको ए बी सी पूछा जाएगा। ये सवाल सिर्फ डराने के लिए है, बाद में कि आपका आंसर 3 4 5 ही होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट 3 4 5 करके निकल लेना है। इसको मैं बनाऊं तो भी 3 4 5 आएगा, अभी मैं बनाना नहीं चाहता, मैं एक दिन और बना के दिखाया था इसको साबित करके। अगर आप मैथ का वीडियो मेरा फॉलो करते हैं तो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, टाइम किल होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है 3 4 5 आए, 1/3 b/4 c/5 चाहे d/5 10 को रहे ना, फिर भी आपको जो है सीधे सीधे रख देना है। हाँ, लेकिन मामला कब गड़बड़ हो जाएगा, जब इस b के पीछे कोई गुणज हो, 2b/4 हो या 3b/4 हो, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बनाने का तरीका सिखा देते हैं कि मामला गड़बड़ भी हो तो बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैं 2 2 से लूंगा, तो a/3 और b/4, इसको मैं a अनुपात b करता, मतलब b इधर लाऊंगा तो 3 इधर भाग जाएगा, है ना। तो a अनुपात b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3:4 आ गया। फिर मैं b और c के साथ रिएक्शन करता हूं, तो b/c कितना हो जाएगा हमारा, 4/5, है ना। b/c कितना हो जाएगा हमारा, 4/5, है ना। अब देख लीजिए ए बी सी, भाई b यहाँ भी 4 है, b यहाँ भी 4 है, गुना करने की तो जरूरत ही नहीं, और b की ही रिपीटिशन है और किसी की तो रिपीटिशन है नहीं। तो a का वैल्यू हमारा 3 आ गया, b का वैल्यू हमारा 4 आ गया, c का वैल्यू हमारा 5 आ गया। इसी तरीके से आया था, मान लीजिए कंजुगेट के पास यहाँ पे 2b होता, 2b मतलब 3b होता मान लीजिए, तो भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। और इससे पहले हमने बैलेंस करना सिखाई है गुना करके, या फिर डायरेक्ट बिना गुना किए, दोनों तरीके सिखा दिए हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आपको इस फॉर्म में देखने को मिलता है, काफी ट्रेंडिंग है कि भाई 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो abc क्या होगी, है ना। इस प्रकार के प्रश्न आप देखे होंगे, अगर एग्जाम दे रहे हो तो काफी बार एग्जाम में भी आप सॉल्व किए होंगे, आई होप, है ना। तो दोस्तों ये प्रश्न को बनाने के लिए आपको जो मैं बोल रहा हूँ देसी अंदाज में, ये सुनिए। अगर a का निकालना है, इस a का निकालना है, तो a की गुणज को भूल जाओ, इसको मैं अभी भूलूंगा। तो 3 2 4 3 के 12। ठीक है, b को निकालना है, तो b को भूल गया। अब मैं a और c के जो गुणज है, इसको 4 दूनी की 8। ठीक है, अब मुझे c का निकालना है, तो मैं c के गुणज को भूल गया, 3 दूनी के 6 हमारा, यही हमारा है आंसर, है ना। 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, अब तो नहीं कटेगा, है ना। तो 4 6 4 3 हमारा जो है इसका राइट आंसर है। काफी मजेदार है, काफी मजेदार है, और काफी जो है मतलब टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है ये। फ्री में नंबर देते हैं आपको, फ्री में एकदम मुफ्त, है ना। तो आपको फिर से समझा देता हूं आपको, जब भी 2a 3b 4c चाहे कुछ भी रहे, 10 b 19 भी, ऐसा नहीं कि हमेशा 2 3 4 ही मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर इनके बराबर बीच में है ना, और इनके अब फिर को अनुपात पूछ रखे आपसे, है ना, तो a का निकालना है, तो a की गुणज को मैं भूलता हूं, और b और c के गुणज को जो है a के जगह पे गुना करके लिखता हूं। तो 4 तिया के 12, b का निकालना है, b के गुणज को भूल गए, 4 दूनी के 8, b के जगह पे 8 लिख लिए। c को निकालना है, c के गुणज को भूल गए, a और b के गुणज को लिखा, तो 3 दूनी के 6। अब ये जो कटता है तो काट दीजिए, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। तो 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ये हमारा आंसर होगा। अब इससे तो छोटा नहीं होगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमारा इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा, ये रीजनिंग में भी मिलेगा और मैथ में भी मिलेगा। ठीक है, कि x और y का कोई वैल्यू दिया है, कोई संक्रिया का मान आपसे पूछ रहा है, तो जहां जहां x है वहां वहां 3 रखना है, जहां जहां y है वहां वहां 4 रखना है। तो 7 तिहाई के 21 हो जाएगा, अब प्लस 4 तिहाई के 12 हो जाएगा, है ना। इसके बाद हमारा बीच में अनुपात दे रखा है 7 तिहाई 21 माइनस 12, इसी को सॉल्व कर लेंगे। 21 12 हो गया आपका 33, 21 10 31 2 33, और 21 में से 12 गया तो 12 8 20 9 हो जाएगा, ये फिर कटेगा, 11:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इससे कुछ भी पूछा जा सकता है। इससे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई 4x बाई 4x प्लस 5 बाई प्लस 3, इसका अनुपात कुछ भी 4x माइनस 7y बट्टा 4x प्लस 7y, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके पास x y का वैल्यू है, स्वतंत्र हो आप, जहां जहां x है वहां वहां 3 रखो, जहां जहां y है वहां 4 रखो। एक प्रश्न आपको इस प्रकार के देखने को मिलेगा, दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है तथा इनका योग 420 है, बड़ी संख्या क्या है। अब भाई दो संख्या का अनुपात 3 4 है, इनका योगफल 420 है भैया, तो 3 4 है, तो ये तो रियल वैल्यू नहीं होते ना। अनुपात आपका क्या होता है, मतलब हमको मनगढ़ंत वैल्यू होता है, हम अपने मन में एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग वैल्यू है ये रियल वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारा एक हो गया, मान लीजिए मन में हम आपके जगह होते तो करते नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक 3x और एक 4x हो गया, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे जुड़े हैं जिनको जो है काफी बारीकी से मुझे समझाना पड़ता है ना। 3x प्लस 4x, मैं चाहता हूँ जो आज से भी तैयारी करे ना उसको भी समझ में आए, ठीक है, और काफी कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि घुमा फिरा के तो यही चीज है भाई। हाँ, अब एग्जाम के जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपकी क्वेश्चन की भी लेवल बढ़ जाती है। आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो तो इतने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारा नॉलेज रखना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी ग्रुप डी की मैं करवा रहा हूँ, आप बोलोगे तो मैं सभी एग्जाम का करा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3x प्लस 4x, तो ये आपका हो गया 7x। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है,
आपका जो है 420, क्योंकि योग है बीच में, अगर हम जोड़ का साइन देते तो 7x होगा ना भाई। तो आपके लफ्ज मुंह पे जो है जबान पे आना चाहिए कि यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू आपका 420, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 छक्के 42, 60 हो गए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या मतलब 4 अनुपात वाला होगा तो 240 होगा, और छोटका संख्या पूछेगा तो 3 अनुपात वाला होगा मतलब 180 होगा। फिर से जोड़ दीजिए, दोनों का 420 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न हमारा, दो संख्याएं 5 9 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर संख्या का अनुपात 3 5 है, तो संख्याएं क्या है। बहुत सारे प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी करने हैं ना। 5 9 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया, 5 9 के अनुपात में है ना, इसमें भी 16 जोड़ दिया है ना। और फिर क्या बोल रहा है, ये 9 के अनुपात में है, इसमें भी 16 जोड़ दिया। मैं एकदम बच्चा वाला तरीका बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। लास्ट टाइम में जो है एग्जाम है आपका नजदीक, तो कुछ भी नया मत सीखे, ठीक है, सिखाने के लिए बहुत समय पड़ी है ना। तो ये जो है आपका 3 5 हो जाता है, इसको क्रॉस गुना कर ले लेंगे, आंसर हो जाएगा। गुना करने की क्या तरीके हैं, एक एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं 3 दिन तक, ठीक है। 9 तिया 27, 5 25, इधर आएगा तो इधर 2x बचेगा, x की वैल्यू मेरी हो गई कैलकुलेशन, ठीक है। अब इधर देखिए 16 तिया 48 और 16 5 80, x वाले को आप इधर लाए थे तो 48 को आपको उधर ले जाना पड़ेगा। 16 5 80 में से 48 गया तो 80 में से 50 जाता तो कितना होता, 30 बचता। 48 से घटा है तो 32 बचेगा। तो आप x की वैल्यू आपका आ गया 16। अब 16 आ गया तो क्या बोल रहा है, तो दोनों संख्याएं हैं, तो आपका 16 पंचे 80 है और 16 9 का कितना होता है भाई, 16 9 का कितना होता है 160, तो 16 9 कितना होता है 144 होता है। तो एगो 80 है, एगो 144 है, जो दोनों में 16 16 जोड़ दोगे तो 3 और 5 अनुपात में जो है इसका ये हो जाएगा, और वर्तमान में ये 5 और 9 के अनुपात में है, देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न इस प्रकार है कि 427 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का तिगुना, बी के भाग के चौगुना तथा सी के भाग के 7 गुना परस्पर है, तो सी का भाग कितना है। अब ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है, आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, लेकिन हिंट जरूर दे दूंगा क्योंकि इससे पहले मैं बताया हूं सेम बेस पे है। ठीक है, अब 427 रुपये आपकी रकम है जी, तो एबीसी का ओरिजिनल जो लास्ट वाला कंक्लूजन रेशियो आना है वो आपको निकालना होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ए का तिगुना बराबर बी के चौगुने बराबर सी के 7 गुने। ठीक है, तो 3a बराबर 4b बराबर 7c से आप ए बी सी कैलकुलेशन करेंगे और इसी अनुपात में इस 427 रुपये का बंटवारा करेंगे, तो सी का क्या आंसर आएगा मुझे बताइएगा। अभी मैंने बता ही दिया था कि जब इस प्रकार से रहे, जहाँ पे पीछे 2a 3b बराबर 4c था, वहाँ पे बता दिया था कि इसका रेशियो कैसे निकालते हैं। ए का निकालना है तो ए का गुणज भूल जाओ, उससे निकाल के मुझे बताइएगा और उसी से निकालिएगा, और कोई तरीके नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे, क्योंकि सबसे छोटा तरीका है वो। एक प्रश्न, एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है, इसकी आयु का गुणनफल 196 है। अब 4:1 है और गुणनफल दे रखा है 196, तो 4x² हो गया 196, है ना। आपको सवाल में ही सब कुछ छुपे रहते हैं जी, कुछ भी नहीं जानने को फिर भी बना सकते हो। 4 चौका 16 और ये कितना 3 5 36, 4 9 36, x² का वैल्यू 49, तो x का वैल्यू कितना 7, ओरिजिनल उम्र निकाल रहे हैं तो 28 वर्ष। अब बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा, उसके पुत्र का 7 वर्ष। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो एगो तो 5 वर्ष के बाद 35 वर्ष के हो जाएगा उनका पप्पा, अब 5 वर्ष के बाद होकर बेटा 14 वर्ष का हो जाएगा, तो 7 पंचे 35, 7 दूना 14, तो 5:2 हो जाएगा। कोई ट्रिक कोई सूत्र लगाया मैंने कुछ नहीं, जैसे लिखा है वैसे कर दिया, हो गया हमारा खेला खत्म। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, 4:1 के अनुपात में है ना, उनका गुणनफल दे रखा है आपको 196, बहुत बड़ा औजार दे रखा है, तो 4x एगो, क्योंकि अनुपात तो कभी रियल वैल्यू होती नहीं तो हमने x माना है, वो 4x माना, तो इन दोनों का गुणनफल हमारा पास है 196। 4x² हो जाएगा, तो x² का वैल्यू हमारा आ गया था 49, तो x का वैल्यू हमारा आ गया था 7। अब 7 आ गया तो रियल एज निकाल लेंगे, 28 वर्ष और 7 वर्ष। 5 वर्ष के बाद बोल रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो ये 5 वर्ष के बाद देखो पप्पा जो है 35 वर्ष का हो जाएगा, 5 को जोड़ेंगे तो इसमें 5 को जोड़ेंगे तो ये 14 वर्ष का हो जाएगा। तो 35 और 14 में क्या का अनुपात है, 7 पंचे 35, 7 दूना 14, 5:2। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमारा है, एक पुस्तक के छापे हुए मूल्य पे, अब हम आगे लाभ हानि वगैरह पे। ठीक है, एक पुस्तक के छापे मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद प्रकाशक 12% का लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छापे मूल्य का अनुपात, अब आपका जो है सीपी और रिटेन प्राइस का जो है अनुपात पूछा जा रहा है।
आपको बोल रहा है कि पुस्तक के छापे मूल्य पर 10% का छूट दे दिया, तो मान लेते हैं कि छापे मूल्य 100 रुपया है और 10% का छूट देने के बाद कितने बिका, 90 रुपया में, तो 12% का लाभ कमाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये 90 रुपया जो है उस विक्रेता के लिए 112% होगा, तभी ना 12% का लाभ कमाएगा। तो मैं इसे 100% बना दिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। 25 से काट दिया, 4 दूनी की 8, 3 पर 2 32, 4 अट्ठे के 32। ठीक है, फिर से कटेगा क्या? कटेगा। 14 से कटेगा ये, और ये 45 से कटेगा। अब नहीं कटेगा भाई, तो 45 गुने 25/14 हमारा क्रय मूल्य है। कितना है? 45 गुने 25/14। ठीक है, और आपने जो है रिटेल प्राइस कितना माना था? 100 रुपया, तभी तो हमने 90 कर दिया था ना 10% छूट के बाद, और इसी पे जो हम 12% लाभ तो 100% निकाले थे। और कुछ किए हैं जी? कुछ नहीं। तो सीपी हमारा कितना निकला? 45 गुने 25/14, और आपका जो है रिटेल प्राइस कितना माने थे? 100 रुपया, तो इसके बट्टे में 100 आएगा, तो 100/1 होगा, तो 1 ऊपर 100 नीचे चला आएगा ना भाई, है ना। अब 25 चौका 100 हो जाएगा, है ना। अब कटेगा क्या? 14 चौका 56, तो 45/56 में जो है आपका जो है ये है, क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य 45 रुपया होगा, तो रिटेल प्राइस आपने 56 रुपया लिख दिया है। तभी आप 10% के छूट देंगे भी तो 12% का लाभ कमाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो है 30% 30% तथा 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब समतुल्य बट्टा क्या होती है? पहले 2 के साथ अभिक्रिया, अगर 10 गो है तो पहले दुइये के साथ कीजिएगा। आप ये भी नहीं है कि पहले 3 गो जो लिखा है तो पहले इनके साथ कर ले, बहुत गलत हो जाएगा, बवंडर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए पहले जो जैसे जैसे लिखा है ना, इन्हीं 2 के साथ करेंगे। और संक्रिया क्या करते हैं? x + y - xy/100 इतना कर लेते हैं, और जो रिजल्ट आता है फिर इसके साथ वही काम दोहराते हैं, फिर हम इसको x मानने लगते हैं, ये पूरे रिजल्ट को, होल रिजल्ट को। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे पहले मैं एक बार बना देता हूं, और आगे जो एग्जाम में आएगा आप बनाओगे। ठीक है, तो 30 और 20 50 माइनस 30 गुने 20/100, दोनों जीरो कट गया 6, तो ये कितना हो गया? 44। अब इन दोनों को एक के जगह हम 44% लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब 44% जो इन दोनों का निकला है कैलकुलेटिव मतलब बट्टा, अब इन 44 और 10 को करेंगे तो 44 + 10 माइनस 10 गुने 44/100, यहाँ कट गया 10 है तो 4.4 हो गया। ठीक है, और 44 10 54 हो गया, 54 में से जो है 4.4 घटाएंगे तो 4 घटाते तो 50 होता, तो ये 49.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 49.6 इसके समतुल्य बट्टा है, इतना प्रतिशत। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है दोस्तों कि एक घड़ी को 60 रुपया में बेचने से 15% की हानि, 2% की लाभ भी चाहिए उनको। ठीक है, तो 60 रुपया में 15% की हानि होता है, तो ये 60 रुपया उस विक्रेता के लिए, मैं मान लीजिए कि मैं ही विक्रेता हूं, तो मैं ये बेच रहा हूं 60 रुपया में, वो घड़ी पुराना घड़ी था बेच दिए, अब 15% का हानि हो गया, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमारे लिए 85% ना होगा ये 60 रुपया, तो 85% का वैल्यू जो है आपका 60 रुपया। ठीक है, तो हमको 100% निकालना पड़ेगा, तो घड़ी का हमारा सीपी निकल जाएगा, तो हम 100% निकाल लिए। 100% निकालने के लिए 17 से कटेगा, ये 20 से कटेगा, अब तो कटेगा नहीं, 1200/17 हो गया, 1200/17 हो गया। अब चाहिए इसको 2% का लाभ, तो 102/100 से गुना कर लेंगे, 100 से दोनों जीरो कर जाएगा, और 17 पंचे 85, और 17 छक्के होता है 102, और 12 छक्के होता है 72, तो 72 रुपया आपका जो है क्या विक्रय मूल्य जब कर लोगे ना, तो आपका जो है 2% का लाभ हो जाएगा। खाली क्रय मूल्य पूछता तो 1200/17 है ना। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, यदि 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, काफी ट्रेंडिंग, एक कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं गया जिसमें जो है ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, मतलब इस फॉर्म में। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दोस्तों, मैथ में एग्जैक्ट आंकड़ा की जो है आशा करना व्यर्थ है। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, आपको तरीके आना चाहिए, क्योंकि मैथ को याद करने की चीज तो है नहीं, है ना। यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मैंने ये बताया था कि भाई ये लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि किसके बराबर है, ये बराबर के पहले वाला के आपके काफी काम के होते हैं ऐसे प्रश्न में। तो ये बराबर के जो पहले है, इसके पहले क्या लिखा है? तो विक्रय मूल्य लिखा है, तो हम विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानेंगे। अगर क्रय मूल्य को 1 रुपया मान लिए ना, तो यहाँ पे जो है बवंडर हो जाएगा। ठीक है, भौकाल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 4 वस्तु के क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 वस्तुओं के जो है विक्रय मूल्य हमारा 1 रुपया के हिसाब से, मैंने कहा ये जो के है आपके काफी काम का है कि बराबर के पहले कौन सा के लिखा है और उस के पीछे क्रय मूल्य लिखा है कि विक्रय मूल्य, तो उसी को 1 रुपया मानेंगे। तो ये के पहले विक्रय मूल्य लिखा है, तो मैं विक्रय मूल्य को 1 रुपया माना, और आपके पास 4 पीस वस्तु
है और एक एक रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो 4 रुपया आएगा। बोल रहा है कि 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 4 वस्तु का इसका जो क्रय मूल्य जब खरीदे होंगे ये क्रेता तो इसका 3 रुपया खर्च हुआ होगा। अब इसकी इंफॉर्मेशन और ये जो मैं लिखा मिलाइए कि भाई 4 वस्तु का क्रय मूल्य, ये एसपी है अपना, सीपी है, सॉरी ये सीपी है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लग रहा है और 4 वस्तु को बेचेंगे तो 4 रुपया और 3 को बेचते तो 3 रुपया ना होता, तो 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर जितना रुपया आता है उतना ही में 4 को वस्तु खरीद लिया है। अब लाभ आप आराम से निकाल सकते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 1 रुपये की लाभ हुई है और लाभ गुने चाहे हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ गुने 100 या हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो यहाँ लाभ हो रही तो लाभ प्रतिशत ज्ञान करेंगे तो 1 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है 3 रुपया, तो 100/3% की लाभ होगी, 100/3% की लाभ होगी, यानी 33.1/3% की लाभ होगी। आई होप आपको समझ में आ गया। ये के आपके काफी काम के हैं ऐसे सवाल में, ठीक है। एक सवाल और आ जाएगा, समझ जाओगे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपये की 5 की दर से 15 रुपये की 6 की दर से बेच दिए। 10 रुपया में ये पैसा रहेगा और ये हमारा पीस रहेगा, ठीक है। 10 रुपया में 5 को खरीदा, ठीक है, 10 रुपया में 5 को खरीदा, अब 15 रुपया में 6 को बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपका पीस है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, ठीक है। अब हम इसमें कैसे करते हैं कि जो पीस रहता है ना, जितना खरीदे और जितना बेचे उतना जो है आपको एलसीएम ले लेना है। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 30, फिक्स पैटर्न का सवाल है, पैटर्न नहीं बदलते एग्जाम में इसके, तो 30 है। अब हम इस दाम से 30 को जो सामान खरीदेंगे तो हमारा कितना रुपया खर्च हो जाएगा, 30 पीस का, इसी दाम से 30 पीस का हमारा कितना रुपया खर्च हो जाएगा, तो हमारा आपका हो जाएगा 60 रुपया खर्च, क्योंकि 5 पीस का 10 रुपया है, ठीक है। तो भाई 5 पीस का 10 तो 30 पीस का 5 6 के 30 होता है ना, 6 बार गुना, तो रुपयों में 6 बार गुनाना है, तो 60 को रुपया खर्च होगा। और हम 30 पीस बेचेंगे तो 5-6 को पीस बेचते हैं हम 15 रुपया में, तो 6 पंचे 30, तो हमारा 30 को पीस बेचला से 75 रुपया आ जा रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है 15 रुपये का, तो 15 गुने 100 है ना, 15 गुने 100, अब बट्टा क्रय मूल्य कितना है हमारा 60 रुपया। ये नहीं लेना है 10 रुपया, गलती ये हो जाएगा क्योंकि आपने 30 पीस खरीदने वाला मतलब 30 पीस वाले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के हिसाब से आप कैलकुलेट किए हो ना 15 रुपया, तो ये 10 नहीं डाल देना, गलती ये हो जाएगा, तो ये 60 रुपया डालना पड़ेगा। भाई 30 हमको जो 60 रुपये में खरीदे और 75 रुपया में बेचे तो 15 रुपये का लाभ हुआ ना, तो क्रय मूल्य ओरिजिनल वाला हमारा कौन सा हो गया 60 रुपया, तो ये 3 से कटेगा और ये आपका 20 से कटेगा, ये आपका 5 से कटेगा, 1 सेकेंड, ये 3 से कटेगा, ये आपका जो है 20 3 60, 20 पंचे के 100 ना होगा भाई, ये 5 से कटेगा, तो 5 25% का आपका जो है लाभ हो जाएगा, ठीक है, 25% की लाभ हो जाएगी। एक बार और समझिए, मैं समझाना चाहता हूं क्योंकि ये फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, एग्जाम में काफी आते हैं। भाई 10 रुपये के ये आरएस हैं और ये 5 पीस है खरीदे और ये आपका सीपी है, ठीक है। हमारा एसपी क्या कहता है कि हमने 15 रुपये में 6 को बेच दिए, 6 को पीस, हमने कहा कि जो पीस है उसका एलसीएम ले लो, तो 6 और 5 का एलसीएम हमारा कितना आ गया 30 आ गया। अब इस 30 के साथ हम ऑपरेशन करेंगे, अगर हम 30 पीस खरीदेंगे तो हमारा कितना रुपया खर्च हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो 6 बार पाइयों में गुना तो 60 को रुपया खर्च होगा। और 30 को पीस हम अगर बेचेंगे तो 6 को बेचते हैं तो 15 को रुपया आता है, मतलब 5 बार गुना करेंगे तो 30 आएगा, तो 15 5 75 को रुपया हमारा आ जाएगा बेचने से। तो लाभ कितना हो गया हमारा 15 रुपया, तो 15 गुने 100 और क्रय मूल्य हम किसको माने हैं 60 को रुपया को, है ना, तो 60 को रुपया ना खर्च हुआ था 30 पीस पर, और 30 पीस को बेचे तो 75 रुपया ना है, तो क्रय मूल्य 60 ना हुआ, तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100 और 3 पंचे के 15, तो 5 25% का लाभ हो जाएगा। चलते हैं आगे। इसमें हानि भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, तरीके यही है, लाभ हो चाहे हानि, ठीक है। हाँ, खाली हानि होगा तो लास्ट में हानि प्रतिशत करना पड़ेगा भाई, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। 1% यहाँ पे कि 36 संतरा बेचने के फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब ले लीजिए, यहाँ पे हानि हो रही है ना, 36 जो है संतरे बेचता है तो विक्रय मूल्य के बराबर के हानि होता है। अब मैंने कहा था कि भाई ये के बराबर के पहले जो के है ना काफी काम के है और इसके पीछे क्या लिखा है तो विक्रय मूल्य, तो आपको विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानना पड़ेगा। तो हम 36 संतरे को बेच रहे हैं तो हमारा आ रहा है आपका कितना 36 रुपया, और 36 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो 40 रुपया होगा। इससे पहले वाले में हम घटा रहे थे, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हानि हुआ है, वो भी कितना हानि, जितना 4 गो संतरा बेचने से पैसा आता ना उतना हानि हुआ है। तो 4 गो संतरा बेचते तो हम 36 को 36 रुपया बेच रहे हैं, तो 4 को बेचते तो 4 रुपया ना आता,
तो 4 रुपया की हानि हो रही, मतलब 40 रुपया क्रय मूल्य हुआ होगा और 36 रुपया विक्रय मूल्य हुआ होगा, तो 4 रुपया हानि हो जाएगा। हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य 40 रुपया, 4 9 के 40, 10% के हानि। आई थिंक आप समझ गए होंगे दोनों प्रकार से लाभ और हानि के केस में ऐसे प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। जो बराबर है उसके पीछे जो के है उसके पहले क्या लिखा है उसको 1 रुपया मानना है। आपको दिख जाएगा कि क्या करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं क्रय मूल्य को 36 कर लेता और विक्रय मूल्य को 40 कर लेता, तो भाई हमें स्पष्ट दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। प्रश्न में तो हानि कह रहा है, तो कैसे होगा भाई, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये बोल रहा है कि भाई 4 जो विक्रय मूल्य है उतनी हानि हुई, तो 36 का विक्रय मूल्य 36 और 36 का क्रय मूल्य 40, तभी 4 को बेचने से जितना पैसा आता उतना हानि हो रहा है। हमने हानि प्रतिशत निकाल लिया, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। चलते हैं आगे। एक प्रश्न जो है यहाँ पे बेईमान दुकानदार वाला है और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों। मेरा दावा है कि अगर आपने इतने ही ट्रेंड के सवाल कर लिए तो आपको इन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब जी आपसे कोई पूछ दे कि 5,000 में साइकिल खरीदा, 1,000 रुपया मरम्मत पे खर्च कराया और 7,000 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालिए, तो अब ये बताने वाली चीज है, इसलिए मैं नहीं बताया। भाई 5,000 में साइकिल खरीदा, 1,000 रुपया और खर्च किया, तो क्रय मूल्य हो गया आपका जो है 6,000 और लाभ हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 7,000, लाभ हो गया 1,000, 1,000 गुने 100 बटा क्रय मूल्य मतलब 6,000, ये लाभ प्रतिशत। तो मैं ये चिंदी चोर वाला जो सवाल है ना ये नहीं बताया आपको, आपको वही बताया जो मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि लाभ हानि कैलकुलेशन करना तो है। सब तो आजकल बिजनेसमैन है जी, दुकान जाते हो ना, आप भी बिजनेसमैन हो भाई, हिसाब रखते हो ना कि भाई 13 रुपए किलो दे रहे हो तो 3 ही किलो दियो, तो 40 रुपया दे दो, 1 रुपया दो, तो इतना तो आता ही है ना। तो चलिए यहाँ पे जो है एक बेईमान दुकानदार 1 किलो की जगह 800 ग्राम तौलता है, लाभ प्रतिशत। ये भी काफी ट्रेंड में है बेईमान दुकानदार वाला, ठीक है। तो बेईमान दुकानदार का क्या होता है कि एरर गुने 100, फॉर्मूला एरर गुने 100 बट्टा जितना तौलता है, जितना तौलता है, ठीक है। तो इंडिया में चाहे कहीं भी जो है 1 किलोग्राम कितना होता है, 1,000 ग्राम के होते हैं, तो ये 800 ग्राम तौलता है, तो 800 ग्राम लिख देंगे। या फिर मान लीजिए कि कितना तौलता है नहीं लिख के खाली बोलता है कि 200 ग्राम का घपला करता है, तो भी आप समझेंगे कि 800 ग्राम तौलता है। दोनों लैंग्वेज की फर्क है भाई, है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है कि भाई 800 ग्राम तौलता है, कहीं कहीं लिखे कि 100 ग्राम का घपला करता है, मतलब 900 ग्राम तो तौलता है ना, तो आपको ये ध्यान देना है। और ये आपका सूत्र होता है एरर गुने 100 बट्टा जितना तौलता है, जितना तौलता है, मैं लिख देता हूं यहाँ जितना तौलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी से आप निकाल लेंगे, तो 1 किलो की जगह 800 ग्राम मतलब घपला कितना करता है 200 ग्राम का, तो एरर हो गया, ये एरर गुने 100 भी और कर लेते हैं। अब बट्टा जितना तौलता है मतलब 800 ग्राम, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, मतलब 25% की लाभ जो है वो बेईमान दुकानदार कमा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है।